हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर था उसका जो सेकंड पार्ट था वो हमारा रहता था। तो आज हम उसको कवर करने वाले हैं अच्छे से फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। उनको वो फ्रेंड्स थे और फोर्स थे उसके बारे में हमने पढ़ दिया था और कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ा था। टाइप्स के बारे में पढ़ा था और हमने वायरस यूनिक क्यों होते ये भी हमने पढ़ लिया था। और कहाँ कहाँ पे हमें मिल जाते हैं हमने ये भी पढ़ लिया था। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ ये भी हमने पढ़े थे। और इन आवर फूड ये भी हमने पढ़ दिया था। और ये एक्टिविटी भी हमने की थी। मैंने आपको अच्छे से बताया भी था क्या क्या हो रहा है कैसे कैसे, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं ये, ठीक है। आज हम करने वाले इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। अब यहाँ तक इससे पीछे तक हमने सारा पढ़ दिया था। सीवेज ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था, बायो ऑगमेंटेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताया था। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इसको एफ्लुएंट बोलते हैं, उसको फिल्टर करने के प्रोसेस को बोलते हैं बायो ऑगमेंटेशन, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ह्यूमन हेल्थ में क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए तो वुड स्टार्ट फ्रॉम, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सम एनिमल्स लाइक काउज। क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। कुछ एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, जैसे कि जिसमें से काउ भी एक है। क्यों होता है ये? इनको हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड के लिए ऑब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया जो उनके एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं काउ के। अगर वो नहीं होंगे तो डाइजेशन प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा और ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी नहीं हो पाएगा उनकी बॉडी में। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन बोल मूवमेंट। अब देखो कुछ बैक्टीरिया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं और वो क्या हेल्प करते हैं? बोल मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। यानी जो भी हमारी बॉडी सॉलिड वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है उसके मूवमेंट के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए कुछ एक बैक्टीरिया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। आगे बायो चैप्टर में उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो वो हेल्प करते हैं बोल मूवमेंट के लिए, सॉलिड वेस्ट के एक्सक्रीशन के लिए। ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के लिए भी यूज होता है। अभी पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स में क्या है ना। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल दैट इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अफेक्टिंग देयर लाइफ प्रोसेस। देखो क्या होता है, एंटीबायोटिक जो होती है वो हमारी बॉडी में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती है। हमारी एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन होती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए है। पेंसिलिन दिया है एंटीबायोटिक। पेंसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। पेंसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जो इन्वेंट हुई थी, डिस्कवरी हुई थी उसकी, ठीक है। सबसे पहली पेंसिलिन थी। कहां से हुई थी? ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस। एंटीबायोटिक जो फर्स्ट थी पेंसिलिन थी और कहां से ली गई थी? वो फंगस से ली थी। और फंगस कौन सी थी? पेंसिलिन नोटाटम, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको डीप में बताऊं तो एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो अब उन्होंने बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, तो जो एक उनकी ऐसे प्लेट होती है जिसमें वो सब एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं, तो ऐसी एक, ठीक है। तो एक दिन वो अनवॉश्ड रहेगी। अब क्या होता है कि उसमें छोटी छोटी फंगस, ऐसे ऐसे छोटी छोटी फंगस आ गई। बट उसके बीच में एक ऐसी चीज थी जिसके आसपास फंगस नहीं आई थी, ठीक है। और वो क्या थी? वो थी पेंसिलिन नोटेटम। तो उन्होंने सोचा कि इस चीज ने, जो ये बीच में पेंसिल नोटेटम है, इसने कुछ ऐसी चीज एक्सक्रीट की है जिससे यहाँ पे फंगस पैदा नहीं हो पाई। और यहीं से इन्वेंशन होती है हमारी एंटीबायोटिक्स। यानी कि उसने फंगस को आगे नहीं बढ़ने दिया, जो दूसरी फंगस पैदा हो रही थी वहां पे उसने आगे नहीं बढ़ने दिया। पर यहीं से हमारी एंटीबायोटिक की शुरुआत हो जाती है। पेंसिलिन नोटेटम करके उन्होंने उसको नेम भी कर दिया था। देखो क्या हुआ था, ये तो उन्होंने ऐसे उसको इन्वेंट कर दिया था बोल सकते हो। बट जब ये लार्जली जो एंटीबायोटिक्स एज ए मेडिसिन यूज हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड अराउंड हो गई थी।
स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासिलिन हो गया, इरेथ्रोमाइसिन हो गया, सम ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया से मिलते हैं। मैंने आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बता दिया। एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव, काफी इफेक्टिव होती है इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स जरूरी क्यों होती है? ट्रीटमेंट के लिए, है ना। कैसी ट्रीटमेंट के लिए? माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, कुछ इन्फेक्शंस हो रहे हैं माइक्रोब से, छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म से कुछ इन्फेक्शन हो रही है, कुछ डिजीज हो रही है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। लाइक ट्यूबरक्लोसिस जैसे कि हो गया, कोलेरा हो गया, ये कुछ अभी आप आगे भी पढ़ेंगे डिजीज के बारे में, कौन कौन सी डिजीज जो है ट्रीट हो सकती है एंटीबायोटिक से। However, antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. अभी मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक्स हमें कैसे लेनी चाहिए, अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते तभी लेनी चाहिए, खुद से नहीं बन जाना चाहिए डॉक्टर। क्यों? क्योंकि ये अगर हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं, फॉर सपोज दैट अगर हमारी बॉडी को उस एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, तो वो हमारी जो बॉडी में अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उनको खत्म कर सकता है, उनको हार्म कर सकता है। इसलिए हमें ये ऐसे नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरा ये कारण हो गया। एक सा कारण ये है कि आजकल ज्यादा कंजप्शन हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, तो हमारी बॉडी ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जा रही है। फॉर सपोज दैट हमें जुकाम हो गया, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया। अब कॉमन कोल्ड के लिए हमने एंटीबायोटिक ले ली। अब एंटीबायोटिक ले ली तो अब जो कॉमन कोल्ड वाला बैक्टीरिया था, वायरस था जो कॉमन कोल्ड वाला, ठीक है, अब पहले दफा में तो उसने उसको खत्म कर दिया, ठीक है, ठीक हो गए आप। बट सेकंड टाइम अगर कुछ रह जाता है तो वो इट प्रिपेयर इटसेल्फ, ठीक है, आराम आराम से ये कॉमन कोल्ड वाला वायरस उसको उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। यानी कि जो ये कॉमन कोल्ड वाला वायरस है अब क्या कर सकता है, आराम आराम से ये खुद को उस तरह से प्रिपेयर कर देगा। अब जब खुद को उस हिसाब से प्रिपेयर कर देगा, अपनी थोड़ी सी जो पावर है उसको बढ़ा देगा, थोड़ा स्ट्रांग बन जाएगा, और जब स्ट्रांग बनेगा तो उस पर इसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा कॉमन कोल्ड भी आराम आराम से। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखी जा रही है। अभी जो ये ट्यूबरक्लोसिस वाला है ना, टीबी मुक्त भारत चला भी है ट्यूबरक्लोसिस वाला। ट्यूबरक्लोसिस में क्या हुआ कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं। तो अब स्लोली स्लोली जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होता है, अब ये वाले ट्रीटमेंट काम करना बंद कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे? क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस के वायरस है, बैक्टीरिया है, वो क्या है कि वो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस बन चुके हैं। यानी कि उन्होंने खुद को इतना प्रिपेयर कर लिया है कि उनके ऊपर अब कुछ फर्क नहीं पड़ता एंटीबायोटिक्स का। तो अब उनको ज्यादा हैवी डोज देनी पड़ती है एंटीबायोटिक्स की जो पेशेंट्स है। तो ये प्रॉब्लम भी हो रही है, क्या कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जा रहा है, हमारे जो भी बैक्टीरिया और वायरसेस है हार्मफुल है। तो इसलिए भी हमें एक तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। दैट टू ओनली इन प्रिस्क्राइब डोसेजेस एंड फॉर द प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन, ठीक है। और ड्यूरेशन के लिए भी उतनी नहीं, जितना डॉक्टर ने बोला है उतने टाइम के लिए लेनी है, ना तो कम लेनी है ज्यादा लेनी है। अगर कम लोगे तो उसका कुछ फायदा भी नहीं होगा आपको, इसलिए पूरा एक कोर्स होता है वो करना होता है। अगर 10 दिन आपको लेनी पड़ती है। Not completing the prescribed course may make them ineffective। मैंने आपको बताया था अगर पूरे टाइम के लिए नहीं लोगे तो आप इनइफेक्टिव रहोगे, यानी कि उससे कोई आपको फर्क नहीं दिखेगा। When used in future, if they are taken when not really required, जब जरूरत नहीं है अगर उसको लेते हो फिर they may kill some of the useful bacteria in the body। मैंने आपको बताया था वो कुछ यूजफुल बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में उनको भी खत्म कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। When microorganism like bacteria और वायरस enter our body, जब माइक्रोऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, they are recognized by a special kind of blood cells। कौन सी ब्लड सेल्स रिकॉग्नाइज करती है उन सबसे पहले? जैसे कोई भी बाहर का माइक्रोऑर्गेनिज्म हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, तो हमारी ब्लड सेल्स में एक होती है WBC, ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, 7th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो WBC होती है, वो ब्लड सेल्स एकदम रिकॉग्नाइज कर लेती है उस तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस को जो हार्म कर सकते हैं हमारी बॉडी को। दी सेल्स गेट स्टिमुलेटेड। अब क्या करती है? सेल स्टिमुलेट होती है और प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। क्या करती है पता? अब देखो ब्लड सेल की कांटेक्ट में जैसे ही आएगा वो WBC क्या करेगी? स्टिमुलेट हो जाएगी और क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी, प्रिपेयर कर देगी और क्या करेगी? उस तरह से एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। किसको लड़ने के लिए? ऐसे बैक्टीरिया जो बाहर से आए हैं उनको लड़ने के लिए। अब देखो जो बैक्टीरिया आए हैं, एंटीबॉडीज क्या करती है?
प्रिपेयर हो जाती है लड़ने के लिए। अब एक बार आया, थोड़ा सा बॉडी को ज्यादा टाइम लगा ठीक होने में, फॉर सपोज दैट आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का कॉमन कोल्ड है, आपको फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो आपको ठीक होने में शायद बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। बट सेकेंड टाइम अगर आपको सेम कॉमन कोल्ड होता है तो आप थोड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो ये एंटीबॉडीज है, डब्ल्यूबीसी है, ये खुद को उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेता है। अब उसे पता चल गया जो ये वाला कॉमन कोल्ड का वायरस है उसे वो पहले लड़ा है, उसे ध्यान है, उसे ट्रेनिंग है पहले से ही उस वायरस से, स्पेसिफिक वायरस से लड़ने की। ठीक है, तो अब जब दूसरी बार वैसा ही वायरस आएगा तो उसको एकदम से वो मार देगा, एकदम से खत्म कर देगा। तो वो एकदम ट्रेन हो जाता है सेकेंड टाइम के लिए, अगर कोई भी सिमिलर टाइप का बैक्टीरिया और वायरस उसके अंदर आ रहा है बॉडी के अंदर। तो एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बॉडी रिमेंबर्स द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो क्या करता है, जो बॉडी है हमारा, मैंने आपको बताया डब्ल्यूबीसी सेकंड टाइम के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाती है। क्या करती है कि हमारी बॉडी रिमेंबर रखती है उस तरह के वायरस को जो आया था, उस तरह के रिमेंबर रखेगी कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा वायरस आएगा तो उसको एकदम खत्म कर देना है। ठीक है, तो रिमेंबर करती है द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इफ द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी अगेन, अगर फिर से वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है तो इट गेट्स रिकॉग्नाइज, एकदम उसको पहचान लिया जाता है एंड डिस्ट्रॉय हो जाता है बहुत जल्दी, मच फास्टर। ओके, दिस इज कॉल्ड द इम्यूनिटी। इसे बोलते हैं इम्यूनिटी, यानी कि जो हमारी बॉडी एक वायरस को, वायरस के टाइप को रिकॉग्नाइज कर रही है। फर्स्ट टाइम आया पता नहीं था, ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया ठीक करने में, सेकंड टाइम के लिए ट्रेंड होगी, अब सेकंड टाइम के लिए ट्रेंड होगी, अब जैसी दूसरी बारी आएगा एकदम उसको खत्म कर देगी। और उस रिमेम्बरिंग को और उस किलिंग को आप बोल देंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज देयरफॉर the natural ability of an organism to have an inbuilt mechanism to resist and destroy। ठीक है, ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है, यानी कि बॉडी में ऑलरेडी इनबिल्ट है ऐसा मैकेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म इनबिल्ट है। क्या करता है वो? डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, अब एक आपने सुना होगा एड्स के बारे में, सॉरी, एड्स के बारे में। ओके, ये क्या है? ये कोई डिजीज है क्या? ये कोई डिजीज नहीं है बेसिकली। इसमें क्या है? इसमें हमारी जो इम्यूनिटी है, ये वर्ड इम्यूनिटी इसमें बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब जब इम्यूनिटी होगी तो कोई भी वायरस हमारी बॉडी में आ जाएगा तो हम एकदम बीमार पड़ जाया करेंगे। तो इसलिए ये एड्स कोई बीमारी नहीं है, ये सभी बीमारियों की जड़ बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये एड्स क्या करता है? इम्यूनिटी को इफेक्ट कर देता है। द इन्फेक्शन दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे कॉज। ओके, तो चलते अब आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। अब देखो इम्यूनिटी हमने पढ़ा, इम्यूनिटी क्या था, अब इम्यूनिटी कैसे मिलती है हमें थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे प्रिपेयर होती है हमारी बॉडी? एक तो बोला मैंने इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है, बट उसको क्या थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। अब एकदम पता नहीं चलेगा ना, मैंने बताया था वो पहले ही बताया, अगर पहली बार कोई कॉमन कोल्ड आ रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो वैसा ही उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है? वैक्सीनेशन होती है। अब आपकी एंटीबॉडीज को, जो आपकी डब्ल्यूबीसी है, उसको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए क्या है? वैक्सीनेशन होती है। अर्ली एज में होती है, छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स। वैक्सीनेशन इज एन इंपॉर्टेंट वे टू बिल्ड इम्यूनिटी। A vaccine produces immunity to diseases by stimulating the production of antibodies। वैक्सीन क्या करती है? Produce immunity to a disease by stimulating the production of antibodies। ठीक है, वैक्सीन आर सस्पेंशंस ऑफ किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन होता क्या है? अब देखो, वैक्सीन होता है सस्पेंशन ऑफ किल्ड और वीकेंड। ऐसे देखो क्या होगा, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा एकदम डेड कर देंगे या फिर बिल्कुल उनको वीक कर देंगे, बिल्कुल ऐसे कमजोर दुबला बना देंगे पूरी तरह से। जब उनको या मार के थोड़ा सा उनको खत्म करके या उनको वीक करके एक इन्फेंट की बॉडी में डालते हैं। अब इन्फेंट की बॉडी में जो नेचुरली डब्ल्यूबीसी है, इनबिल्ट मैकेनिज्म है, वो क्या करेगा? उसको मिल जाएगा एक एक्सपेरिमेंट के लिए, एक ट्रेनिंग के लिए उसको वो वायरस मिल जाएगा और अब उस पर वो फाइट करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या कर रहा है? वैक्सीन क्या है? वैक्सीनेशन में क्या डाल रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर? वैक्सीनेशन में छोटे बच्चे की बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे, डेड डालेंगे या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे। वो क्यों डाले जाएंगे? ताकि जो छोटे बच्चे की डब्ल्यूबीसी है
वो खुद को प्रिपेयर कर सके, ट्रेन कर सके, उसको अगर दूसरी बार अगर ऐसा कोई भी वायरस आता है तो उसको खत्म करने के लिए ट्रेन कर सके। ठीक है, एकदम एक ये वेकअप कॉल होती है एंटीबॉडीज के लिए, कैसे स्टार्ट करना है काम। ठीक है, वैसे ही हार्मफुल ही होता है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा बुखार आ जाता है, छोटे छोटे इन्फेंट जितने भी होते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन इज बाय inoculation. However, some vaccines are given orally also. देखो कैसी देते हैं, मोस्ट ऑफ होती है इंजेक्शन, इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, इनोकुलेशन के थ्रू होती है, वैक्सीन दी जाती है, बट कुछ एक ओरली भी दी जाती है। तो ये डू यू नो देख लेते हैं, इसमें क्या है। Edward Jenner was an English doctor who pioneered the vaccination process. वैक्सीनेशन प्रोसेस में पायनरिंग वर्क है किसका, एडवर्ड जेनर का, यानी कि स्टार्टिंग का वर्क किसका है, पूरा एडवर्ड जेनर ने, एकदम बोल सकते हो आपकी वैक्सीनेशन का इन्वेंशन और डिस्कवरी आप बोल सकते हो। जेनर्स डिस्कवरी इन 1796 inoculation with cowpox gave immunity to smallpox. Smallpox के उन्होंने वैक्सीन बनाई थी, was an immense medical breakthrough and have saved, उन्होंने काफी सारी लाइफ उससे थ्रू बचाई थी, है ना, और उससे आज इरेडिकेट हो चुका है पूरे वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स। तो ये हमारे एडवर्ड जेनर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने क्या किया था कि स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन बनाई थी, इसलिए उनको बोलते हैं इन्वेंटर ऑफ आप वैक्सीनेशन बोल सकते हो इन्हें। ठीक है, तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी तक हमने पढ़ रहे थे कि हमारे फ्रेंड्स है, अब फोर्स भी हमने थोड़े पढ़ लिए थे कि कैसे हमको हार्मफुल कर रहे हैं, अभी उनके बारे में और भी पढ़ेंगे। बट अब क्या है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्रीकल्चर में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे अच्छे फ्रेंड होते हैं। अब पढ़ा है आप, जैसे कि चैप्टर का नेम भी है। तो सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae, साइनोबैक्टीरिया, आर एबल टू फिक्स फॉर यूज बाय प्लांट्स, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट एंड नाइट्रोजन। कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगाए भी होते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब देखो आपको पता होगा, जो जो भी प्लांट है, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, नाइट्रेट की फॉर्म में वो लेते हैं। बट प्लांट जो है वो डायरेक्ट एनवायरमेंट से, आपको पता है कि हमारे जितने ये पूरा एटमोस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन होती है, 70 to 78% होती है। तो अब वहां पे नाइट्रोजन है, अब प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकते एयर से उसको। अब क्या होता है कि हमारे कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे उनके लिए हेल्प कर देते हैं। सॉइल में नेचुरली कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन लेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट में और देंगे प्लांट्स को, और जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कर दे रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कुछ भी क्रॉप उगानी है तो ग्रोथ तो होनी चाहिए प्लांट की, अगर ग्रोथ नहीं हुई तो कैसे चलेगा, ग्रोथ के लिए नाइट्रेट चाहिए। नाइट्रेट कहां से मिलेगा, बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया भी यहाँ पढ़ेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे दिया होगा कहीं, तो यहाँ पे राइजोबियम है ना, राइजोबियम है, क्या करता है वो, ज्यादातर सबसे ज्यादा, वैसे राइजोम वैसे सभी प्लांट्स में मिल जाता है, प्लांट्स की जड़ों में मिल जाता है, बट सबसे ज्यादा लेग्यूमस क्रॉप होती है, जो हमारी ये पल्सेस होती है ना, सबसे ज्यादा पल्सेस की जड़ों में, पल्सेस की रूट में मिल जाता है ये राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं राइजोबियम को, ब्लू ग्रीन अलगाए को, जो कुछ एक होते हैं। लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप। मैंने आपको बोला भी था, लेग्यूम्स यानी कि जो जितने भी ये पल्सेस होती है, लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, उनके बिल्कुल नोड्यूल्स में होता है। Plants and enriches the soil with nitrogen compound. Some cyanobacteria do the same in the rice field, और कुछ वैसे ही cyanobacteria rice field में हेल्प करते हैं। And in association with the roots of साइकस प्लांट, ओके, तो ऐसे ही कुछ राइस फील्ड में भी काम करता है, साइकस प्लांट में भी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे एक ये नया वर्ड है, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होता है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है, मैं आगे चलता हूँ। यूज इन एनर्जी फ्यूल प्रोडक्शन, अभी अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे यूज हो रहे हैं, एनर्जी एंड फ्यूल प्रोडक्शन में भी यूज हो रहे हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड प्रोड्यूस मीथेन इन द बायोगैस रिएक्टर्स। अब देखो क्या बोला है, जो छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
क्या करते हैं, प्रोड्यूस एथेनॉल करते हैं। हमने पीछे फर्मेंटेशन पढ़ा था, मैंने आपको वहां भी बताया था, फर्मेंटेशन के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, यस और नो। फर्मेंटेशन कैसे हुआ था, नेचुरल शुगर को कन्वर्ट कर रहे थे, छोटे छोटे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नेचुरल शुगर को एथेनॉल में प्रोड्यूस कर रहे थे, और वो एथेनॉल को फर्दर प्रोसेस करके अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जा रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, प्रोड्यूस एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर को ट्रांसफर करके फर्मेंटाइज करेंगे और एथेनॉल में बदल देंगे। आजकल आपने सुना भी होगा, बहुत सारा विवाद चलता है, E20 के ऊपर चल रहा है ना, एथेनॉल 20 पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है ना, फ्यूल में ब्लेंड हो रहा है एथेनॉल, ताकि फ्यूल की थोड़ी सी कंजप्शन कम हो जाए। तो ये है, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी और फ्यूल में यूज होते हैं, आप बोल सकते हो, इसलिए ये हेल्पफुल है। क्यों, क्योंकि एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे, और एथेनॉल तो आपको पता है आजकल कितना इंपॉर्टेंट है, आजकल वो ब्लेंडिंग हो रही है हमारे इधर। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड प्रोड्यूस मीथेन इन द बायोगैस रिएक्टर। अच्छा, मीथेन भी प्रोड्यूस करते हैं। आपने अभी देखो, अभी एलपीजी की शॉर्टेज पड़ी थी, तो जो ये बायोगैस वाले सिलेंडर्स आने स्टार्ट हो गए थे, कई जगह शुरू कर दी थी बायोगैस वाले। बायोगैस में क्या होती है, उसमें मीथेन भरी होती है, ठीक है। अब मीथेन क्या कर रही थी, वो भी एक एनर्जी हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप उससे अपना खाना वाना बना सकते हो, तो एनर्जी एंड फ्यूल की तरह उसको यूज कर सकते हो। बोथ एथेनॉल एंड मीथेन आर यूज एज अ फ्यूल और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बता दिया कहां कहां यूज होते हैं। तो नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरमेंट। वैसे हमने पहले भी क्लीनिंग एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा था, कहां कहां पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने बायो ऑगमेंटेशन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यस और नो। ठीक है, हमने बायो ऑगमेंटेशन पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, डीकम्पोजिशन भी पढ़ा था। अब थोड़ा सा डीकम्पोजिशन के बारे में यहाँ पे और पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। क्या होता है, व्हेन अ प्लांट और एनिमल डाइज, जब कोई प्लांट मर जाएगा या एनिमल मर जाएगा तो क्या होगा, इट लीव्स बिहाइंड न्यूट्रिएंट्स, पीछे छोड़ देते हैं न्यूट्रिएंट और एनर्जी पीछे छोड़ देते हैं। इन द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट फॉर्म इट्स बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि जो उनकी पूरी बॉडी है, डेड बॉडी है, उसमें पीछे अपने न्यूट्रिएंट छोड़ देंगे और एनर्जी छोड़ देते हैं। अब क्या है कि डीकम्पोजर इवेंचुअली कन्वर्ट्स ऑल सच ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स। अब क्या है, जो पीछे डेड ऑर्गेनिज्म छूट गया, उसकी बॉडी में काफी न्यूट्रिएंट है, एनर्जी छूट गई, अब क्या करेंगे, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो उसकी बॉडी पे जाएंगे, जो डेड ऑर्गेनिज्म है, बड़ा जो ऑर्गेनिज्म एनिमल है, प्लांट है, उस पे जाएंगे और क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिक मैटर को चेंज कर देंगे, किसमें कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में और न्यूट्रिएंट में। कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरनमेंट में चली जाएगी, है ना, और न्यूट्रिएंट सॉइल में मिल जाएंगे, जो एक तो अच्छा हो जाएगा, कार्बन साइकिल भी मेंटेन हो जाएगा, और साथ में हमारी जो सॉइल है वो भी न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी। दीज न्यूट्रिएंट्स लाइक, दो कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब न्यूट्रिएंट तो चाहिए होते सॉइल को, तो ये सॉइल में मिल जाएंगे, सॉइल का फायदा हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन हो जाएगा और कार्बन साइकिल भी मेंटेन हो जाएगा। बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल, ओके, सॉइल का पार्ट बन जाते हैं। दिस प्रोसेस इवेंचुअली रिप्लेनिशेस द न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द इकोसिस्टम, यानी कि ये वापस से जो न्यूट्रिएंट्स उन प्लांट और एनिमल ने लिए थे, वापस वो नेचर में ही मिल जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं इकोसिस्टम, अलाउिंग द प्लांट्स टू ग्रो, और आगे प्लांट्स की, दूसरे प्लांट्स ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी सम ऑफ द कॉमन डिकम्पोजर, कौन कौन से बोले, बैक्टीरिया और फंगी कॉमन डिकम्पोजर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोर्स, अब हम थोड़ा सा और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो कहाँ हार्मफुल है हमारे लिए। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन डिफरेंट वेज, कैसे होते हैं, दे कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, काफी डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल में। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन पैथोजन, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में डिजीज को कॉज कर रहे हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल करते हैं, आपने देखा होगा 2-3 दिन का खाना खराब हो जाता है, तो कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। सम ग्रो ऑन लेदर एंड क्लोथ्स एंड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर क्वालिटी, और लेदर और क्लोथ्स पे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी क्वालिटी खराब कर देते हैं, उन पे
आ जाते हैं और उनको सड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया ऑल्सो ग्रो ऑन फूड पार्टिकल्स पे तो ग्रो करते हुए पढ़ा भी हमने, दैट मे बी गेट लॉज्ड इन बिटवीन आवर टीथ। अब जो कुछ फूड पार्टिकल में से बैक्टीरिया होंगे और हमारे दांत के बीच चल जाएंगे। अब जो हमारे दांत के बीच में फंस जाएंगे वो, तो एसिड प्रोड्यूस बाय दीज बैक्टीरिया, जो ये बैक्टीरिया एसिड को प्रोड्यूस करेंगे, करोड द टूथ एनामिल एंड कॉज कैविटीज। अब वो क्या करेंगे, जो कुछ एक बैक्टीरिया खाने के साथ हमारे मुंह में चलेंगे तो हमारे टीथ के बीच फंस जाएंगे। अब वो एसिड छोड़ेंगे, और जो एसिड छोड़ेंगे उससे क्या होगा कि हमारे जो दांत है किसके बने होते हैं, एनामल फॉस्फेट के बने होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो एनामल जो है ये सबसे मतलब बहुत हार्ड होता है वैसे तो, है ना। तो क्या होगा कि एनामल फॉस्फेट को करेक्ट यानी थोड़ा सा उसको खराब करना शुरू कर देंगे, कैविटी स्टार्ट हो जाएगी उसमें, है ना, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, आप बोल सकते हो। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन वाटर बॉडीज, कुछ वाटर बॉडीज में भी ग्रो कर रहे हैं, एंड डिक्रीज देयर ऑक्सीजन लेवल, दिस इज हार्मफुल टू अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस वाटर। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में ग्रो कर जाएंगे। अब जो वाटर में ग्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, वो ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे। पहले ही वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम होती है, अब पता है कि पानी में कैसी ऑक्सीजन होती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, और पहले ही वो कम होती है। फिशेस के लिए और जो दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो तो नहीं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, फिश एंड अदर, है ना, अब उनके लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी। और जब ऑक्सीजन कम पड़ेगी तो उनकी थोड़ी पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट आ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कम कैसे पड़ेगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ज्यादा ले लेंगे, है कि नहीं। चलो अब अगला पढ़ेंगे हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फोर्स तो पढ़ ही रहे हैं, अब कैसे हम हार्मफुल कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन। अब कैसी डिजीज को कॉज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब वो पढ़ेंगे हम। ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी कम इन कॉन्टेक्ट विद मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रोज्म हमने देखे होंगे अपनी लाइफ में, बहुत सारी हमें पैथोजेंस एंड ऑल, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। Some of these microorganisms leave undesirable effect in on our body, बट कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट डाल देते हैं, अनडिजायरेबल इफेक्ट डाल देते हैं। दे इन्वेड अवर बॉडी एंड मल्टीप्लाई इनसाइड इट, हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे और ऐसे स्टार्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे, ठीक है। दे रिलीज सम हार्मफुल मटेरियल्स कॉल्ड टॉक्सिन्स। अब हमारी बॉडी के अंदर जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका कुछ एक्सक्रीशन होगा, कुछ टॉक्सिन्स तो निकालेंगे वो, तो मतलब उसको टॉक्सिन बोलते हैं, जो उनका हार्मफुल सब्सटेंस तो निकालते हैं ना, उसको टॉक्सिन बोलेंगे ना, वो हमारी बॉडी में निकालेंगे। दीज टॉक्सिन एडवर्सली अफेक्ट आवर बॉडी एंड कैन मेक अस सफर फ्रॉम डिजीज। और जो टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करेंगे उससे हमें बहुत सारे डिजीजेस हो सकती है। डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। यहाँ पे क्या एक नया वर्ड आता है, कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो डिजीज अब आप बोल सकते हो थ्रू कम्युनिकेशन फैल रही है, यहाँ पे दिया भी होगा, लाइक एयर से फैल रही है, आप किसी का जूठा खाना खा रहे हो वहां से फैल रही है, पानी से फैल रही है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे, यानी कि किसी तरह के कम्युनिकेशन से फैल जाएगी, है ना। एक होती है, इसको बोलते हैं सीडी, ओके, सीडी इसको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। एक होती है एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि कैंसर हो गया, कि कैंसर फैलता है पानी से, नहीं फैलता है ना। जूठा खाने से फैलता है कैंसर, नहीं फैलता है ना। और दूसरी हार्ट अटैक्स एंड ऑल, ये हाई बीपी प्रेशर, लो बीपी प्रेशर, कौन सी झूठे खाने से फैलती, नहीं फैलते ना, इसलिए नॉन कम्युनिकेबल हो जाएगी। बट जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो एक तरह से कम्युनिकेशन से फैलेगी। अब यहाँ पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू एयर। कैसे फैलेगी, एयर से फैलेगी, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैल सकती है, और इंसेक्ट से फैल सकती है। इंसेक्ट यानी कि जैसे कि ये मच्छर ने मुझे काटा और मैं इन्फेक्टेड हूँ, और फिर ये मच्छर कहीं और जाके काटता है, फिर वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी फैल जाती है कम्युनिकेबल डिजीजेस, है ना। In diseases like tuberculosis and pneumonia, when a patient sneezes or coughs, small droplets carrying germs are released in the air. जो पेशेंट्स टीबी से है और न्यूमोनिया है जिसको, ठीक है, अब ऐसे पेशेंट अगर ऐसे स्नीज करते हैं तो ऐसे खांसने से क्या होता है कि उनके जो वाटर ड्रॉपलेट निकलते हैं उनके मुंह से, और वाटर ड्रॉपलेट में छोटे छोटे वायरस वो ऐसे हवा में आ जाते हैं, और दूसरा कोई अगर पास में इंसान है तो ऐसे इनहेल करेगा तो उसके अंदर चले जाएंगे, और वो भी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट बन जाएगा।
है ना। तो ये भी एक रीजन है। ओके, दीज जर्म्स ऐसे फैल जाते हैं ना, ये भी एक बोल सकते हो आप फैलने का तरीका है। दीज जर्म्स इफ इनहेल्ड कैन इन्फेक्ट अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, हेल्दी पर्सन को कैसे इन्फेक्ट करेंगे जब वो इनहेल करेगा। द कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड कैन रिजल्ट इन डिजीज लाइक कॉलेरा। अब देखो, अब कंटेमिनेटेड फूड अगर हम खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज हो सकती है ना। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट कैन ऑल्सो स्प्रेड वेरियस डिजीज। अब छोटे छोटे इंसेक्ट कई तरह की डिजीज हमें फैला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफ्लीज। ये देखो मलेरिया कैसे फैलता है, फीमेल एनोफ्लीज। ऐसे ये फीमेल एनोफ्लीज क्या करती है, ऐसे बाइट कर देती है ना, ऐसे बाइट कर देगी और अपने अंदर से, अपने जो मुंह से अपनी लार है वो हमारी बॉडी के अंदर डाल देगी, और उसकी जो लार होगी उसमें बहुत सारे वायरस होंगे और ऐसे छोटे छोटे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या करेंगे, कॉज मलेरिया कॉज कर देंगे। यहाँ पे लिखा है ना मलेरिया। और कौन मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एनोफ्लीज मस्क्यूटो होता है, ये फीमेल होती है, फीमेल एनोफ्लीज मस्क्यूटो होता है। ठीक है। डेंगू बाय एडीज। अब डेंगू किससे फैलता है, एडीज मस्क्यूटो से फैलता है और ये भी एक फीमेल ही होती है। एंड प्लेग बाय रेड फ्ली। अब देखो ये प्लेग है, ये रेड फ्ली से फैल जाता है। डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड एंड कंजक्टिविट्स कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट। और जो कंजक्टिविट्स है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैल सकते हैं। कंजक्टिव यानी कि जैसे आंखों का रेडेड होना ना, होता है ना कि ऐसे रेडेड हो जाती है। देयर इज डिजीज आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम, है ना, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा आंखें एकदम रेडेड हो जाती है उसमें। ठीक है, तो अब ये वाले चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जो एकदम पढ़ ही लेने हैं अपने सिलेबस, वैसे तो आप देखना है कि पूरा देख लेना है, कोशिश करना है कि पूरा ही कर लो, बट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपने जो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। ओके, कम यहाँ पे क्या दिया है, गिवन बिलो सम इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमन ह्यूमन डिजीज एंड द वे दे गेट ट्रांसमिटेड। ओके, अब देखो यहाँ पे दिया है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए है और वो कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं। बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज कॉज हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस भी हमने पढ़ा। डिप्थीरिया हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, टिटनेस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, किससे, बैक्टीरिया से। इंपॉर्टेंट है, ये करना है लर्न आपने, ये ना ये वाला चार्ट तो करना ही है, इंपॉर्टेंट है। फिर वायरस, वायरस से क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, मम्प्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स, है ना। एड्स वायरस मैंने पीछे पढ़ाया भी था एड्स के बारे में आपको। चिकन पॉक्स आपको पता है क्या होता है, पोलियो की खुराक पिलाई जाती है ना। अमिताभ बच्चन भी आते हैं एड में, टीवी एड्स करते हैं कि पोलियो पिलाए अपने बच्चों को, है ना। मम्प्स हो जाते हैं, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ठीक है ना। और ये इसके लिए वैक्सीनेशन होती है, जो ये बैक्टीरिया है ना इनके लिए वैक्सीनेशन यूज हो जाती है उनसे बचने के लिए। अब फंगी से कौन सा होता है, रिंग वॉर्म, एथलीट्स फुट, ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं, रिंग रिंग वॉर्म, फंगस इन्फेक्शन बोलते हैं जिसको, है ना। देखा होगा आपने फंगस इन्फेक्शन, अगर आपने नहीं देखा होगा एड्स में काफी आते हैं, ऐसे गोले गोले बन जाते हैं स्किन पे, ऐसे रिंग बॉम हो जाती है, ऐसे पूरी रिंग बॉम ऐसे 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 फैलती रहती है। और ये गोला पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता, और ऐसे बड़ा बड़ा गोला बन जाता है, रिंग बॉम बोलते हैं। एथलीट फुट, पाँव की उंगलियों के बीच कैसे खारिश हो जाती है ना। तो फंगी हो गया। अब प्रोटोजोन्स हो गए, प्रोटोजोन से मलेरिया भी हमने पढ़ा कैसे हो रहा था, एनाफ्लीज से हो रहा था कि नहीं हो रहा था, डेंगू एडिस से हो रहा था, दोनों फीमेल मस्क्यूटो थी, राइट। ओके, अब मोएबिक डायसेंट्री हो जाएगी, स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगी प्रोटोजोन से। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने प्लीज प्लीज इस चार्ट को पूरा याद रखना है, ठीक है। यहां से आपके एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्या है, अगला देखते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, ये थोड़ा मोड्स बताया है, ये आप लोगों ने अगर पढ़ना है बट समझ लेना, थोड़ा इसको समझो, ठीक है। ऐसे इसमें कुछ यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत कम चांस है, बट फिर थोड़ा समझो, है ना, क्योंकि इजी है बिल्कुल। देखो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस और कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू कैसे फैलते, एयर के थ्रू फैलते हैं कि नहीं फैलते। एक्शंस लाइक स्नीजिंग, अभी हमने पढ़ा पीछे, ऐसे स्नीज कर रहे थे, कफ कर रहे थे तो एकदम ड्रॉपलेट बाहर आ जा रहे थे ना, और वो दूसरे हेल्दी पर्सन की मुंह में जा रहे थे जब उस इनहेल कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे ट्यूबरक्लोसिस फैल जाएगी, कॉमन कोल्ड ऐसे फैलता है ना, इसलिए आप लोगों को जब बीमार हो तो मास्क पहन लेनी चाहिए।
फिर देखो टाइफाइड और अमोइबिक डायसेंट्री कोलेरा कैसे होते हैं, वाटर के थ्रू फैलेंगे। अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर पियेंगे तो क्या हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, अमोइबिक डायसेंट्री हो सकती है, कोलेरा हो सकता है ना, अगर आप कंटेम यानी गंदा पानी पियोगे अगर आप। फिर टेटनेस कैसे, सॉयल से फैल सकता है, कंज्यूमिंग फूड आइटम्स दैट आर नॉट वॉश्ड क्लीन प्रॉपरली, वाउंड्स है ना। अगर कोई देखो टेटनेस कैसे फैलता है, अगर किसी जानवर ने कोई फ्रूट खाया है, कोई सब्जी खाई है और वैसे वो ऐसे थोड़ा सा खा के छोड़ दिया उसने ना, आप गए और आपने वो फ्रूट खा लिया, कंज्यूम कर लिया बिना उसको धोए है ना, वॉश्ड और अच्छे से क्लीन किए, तो वो क्या हो जाएगा, आपको टेटनेस होने का खतरा बन जाता है। इसलिए कभी भी आपको कोई खाया हुआ फ्रूट मिले तो उसको अच्छे से वॉश करना है, हद तक तो उसको खाना ही नहीं है। अगर ज्यादा भूख लग रही है तो थोड़ा सा उसको काट के खा लो, अगर बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है तो अच्छे से इसको वॉश कर दो, ठीक है। वैसे तो खाना नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या है, रेबीज। रेबीज कैसे फैलती है, एनिमल्स के थ्रू फैलती है रेबीज, है ना, काटने से, डॉग्स के काटने से। देखो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एग्जांपल बीइंग बिटन बाय अ रैबिट, डॉग, कोई डॉग है ना, वो काटता है तो रेबीज फैल सकता है। थ्रू वेक्टर्स दैट स्प्रेड डिजीज, हो गया ना, रैबिट और मलेरिया, जैसे मलेरिया से इसको काटने से फैलेगा और रेबीज इससे काटने से फैल जाएगा। तो ये वाला चार्ट है, ये तो थोड़ा सा ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों ने फिर भी देख लेना है, समझने वाली बात है, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, जो बचा है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंड तब तक आप लोगों ने क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, ताकि आपको अगला पार्ट भी देखने को मिले, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।